हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज जो है कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो टॉपिक है मेरा, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो है सिस्टम ऑफ फार्मिंग, यानी खेती की प्रणाली। खेती की प्रणाली को मैं कई अलग अलग पार्टों में बांटा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है, आसानी से मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूँ आपके सामने। तो पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है। आज जो मेरी क्लास होगी वो पार्ट 2 की होगी, सिस्टम ऑफ फार्मिंग की, यानी खेती की प्रणालियों में, ठीक है। आइए क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग, पहला जो हमारा फार्मिंग सिस्टम है एक्सटेंसिव फार्मिंग या विस्तृत कृषि। इस प्रकार की कृषि में श्रमिकों का उपयोग कम होता है, ठीक है। तो जैसा कि इस से नाम से ही जो है अवगत है आप कि विस्तृत कृषि, विस्तृत कृषि में क्या होता है कि जहाँ पर जो है बड़े अमाउंट में खेती की जाती है, ठीक है। खेती की ऐसी पद्धति जिसमें विस्तृत रूप में खेती की जाती है उसे हम एक्सटेंसिव फार्मिंग जो है वो कहते हैं। ऐसी खेती में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंत्रीकरण का प्रयोग होता है। कृषि मशीनरी का ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में कृषि करने के लिए उपयोग किया जाता है। कृषि मशीनरी में जैसे प्रमुख रूप से ट्रैक्टर का उपयोग, ठीक है, कटाई, फसलों की बुआई के लिए, कटाई के लिए, मड़ाई के लिए, सभी कृषि कार्यों को करने के लिए यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो मुख्यतः जो है वो ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, ठीक है, टिलर्स हो गए और हार्वेस्टिंग की मशीनें हो गई। तो इस तरह से जो है वो कृषि मशीनरी से जो खेती की जाती है वो किसमें अंतर्गत आती है? विस्तृत खेती के अंतर्गत आती है। इसमें जो है वो श्रमिकों का उपयोग कम से कम किया जाता है, ठीक है। कृषि मशीनरी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है और श्रमिकों का उपयोग जो है वो कम से कम किया जाता है, तो उसे हम विस्तृत कृषि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जोतें जो होती हैं, जो लैंड होती हैं, वो कई छोटे छोटे आकार में बटी होती है, लेकिन जब प्रति व्यक्ति उत्पादन देखेंगे तो वो अधिक होगा, ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होगा। लेकिन जब उसको टोटल एरिया में हम तो कुल क्षेत्र का उत्पादन देखेंगे तो वो जो है वो कम प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार खेती मुख्य रूप से जनसंख्या, जहाँ पर कम जनसंख्या होती है वहाँ पर खेती जो है वो की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है, किंतु प्रति व्यक्ति इसमें उत्पादन की मात्रा जो है वो अधिक देखी जाती है। जैसे कि पढ़ा है कि जब देखेंगे प्रति व्यक्ति की जो उत्पादन देखेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा होगा, लेकिन कुल क्षेत्रफल का जो उत्पादन देंगे तो वो कम जो है वो पाया जाता है। और इसी प्रकार से प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, किंतु कुल उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कृषि भूमि की उपलब्धता अधिक होती है। जहाँ पर कम जनसंख्या होगी वहाँ पर क्या होगी? ज़मीन ज़्यादा होगी, ठीक है भाई। जहाँ जनसंख्या कम होगी, लोग दूर दूर बसे होंगे, ठीक है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो कम होगी, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि उनके पास ज़मीनें क्या होगी? खेती योग्य जो ज़मीनें हैं वो अधिक होगी, ठीक है। जहाँ पर देखिए, तो जहाँ पर जनसंख्या कम होगी वहाँ पर ज़मीनें अधिक होगी, तो वहाँ पर इस प्रकार खेती जो है वो की जाती है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी जो है वो समोच्च खेती। जिस समोच्च खेती को क्या कहते हैं? कंटूर फार्मिंग, ठीक है, कंटूर फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग। अब देखेंगे कंटूर क्या होता है, तो ढाल जिसको क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं, ठीक है। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई पर अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं। यानी जो पहाड़ी का टॉप क्षेत्र होता है, जो पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ढाल पठार जो होते हैं, पहाड़ियाँ जो होती हैं, उनके जो टॉप, उनका जो पोर्शन होता है, ऊपरी के जो ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे कंटूर कहते हैं, ठीक है, कंटूर कहते हैं। और वहाँ पर जो खेती की जाती है वो कंटूर फार्मिंग जो है वो कहलाती है। तो इस प्रकार की खेती जो होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः जो है वो की जाती है। और ढाल के विपरीत जो है वो कंटूर रेखा पर किसी भी प्रकार की कर्षण क्रिया द्वारा खेती करना समोच्च खेती जो है वो कहलाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कंटूर क्षेत्र होते हैं वो ढाल के विपरीत जो है वो, ढलान के विपरीत जो है वो खेती की जाती है, जिसे हम समोच्च खेती या कंटूर फार्मिंग जो है वो कहते हैं। इस खेती में मुख्य रूप से समस्या क्या होती है?
इस प्रकार की खेती में मुख्य रूप से समस्या होती है मृदा क्षरण की। ठीक है, ठीक है, मृदा क्षरण की, सॉइल डिग्रेडेशन की, मृदा क्षरण की समस्या होती है। तो उस क्षेत्र में क्या होता है, मृदा क्षरण को रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। मृदा क्षरण को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो मृदा क्षरण को रोकने का भी काम जो है वो इस खेती के माध्यम से जो है वो किया जाता है। कई सारे मोटे अनाज जो है वो इसमें उत्पादित किए जाते हैं, मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, इसकी खेती प्रमुख रूप से, मिलेट्स जो होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, सावा, कोदो, ठीक है, इनकी खेती प्रमुख रूप से इसमें की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती जो है वो की जाती है। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड के कई सारे राज्यों में जो है इस प्रकार की खेती जो है वो की जाती है। इस विधि द्वारा जो है पहाड़ों पर की जाती है। और इसमें तो ये चीज़ें होती हैं कि पहाड़ों पर जो खेती होती है उसे हम कंटूर फार्मिंग या समोच्च खेती के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से मृदा क्षरण को रोकना का मुख्य उद्देश्य जो होता है। और इसमें मोटे अनाज वाले जो भी मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, उनको प्रमुख रूप से जो है वो उगाया जाता है। और पानी का संरक्षण भी इसमें किया जाता है और भूमि का संरक्षण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार खेती जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः जो है वो की जाती है। इसके बाद टेरेस फार्मिंग इसको कहते हैं, सीढ़ीदार कृषि। ठीक है, सीढ़ीदार कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि, ठीक है, इसे टेरेस फार्मिंग जो है वो कहते हैं। तो सीढ़ीदार कृषि और कंटूर फार्मिंग ये दोनों जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती हैं। सीढ़ीदार कृषि और कंटूर फार्मिंग, समोच्च खेती जो होती है, ये दोनों खेती पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः जो है वो की जाती है। तो सीढ़ीदार कृषि मुख्य रूप से सीढ़ीनुमा, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा आकृति में जो खेती की जाती है उसे हम सीढ़ीदार कृषि के नाम से या टेरेस फार्मिंग के नाम से जानते हैं। इस खेती में मुख्यतः अधिक ढालू भूमि पर ढाल को सीढ़ीनुमा परिवर्तित कर दी खेती की जाती है, सीढ़ीदार कृषि कहलाती है। यह खेती असम, हिमालय के पहाड़ी ढालों पर मुख्यतः जो है वो की जाती है। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग जो है वो मुख्य रूप से ढाल के विपरीत, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ों के जो ढाल होते हैं उसमें सीढ़ीनुमा आकृति बना करके जो खेती की जाती है उसे हम टेरेस फार्मिंग या सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं। इस खेती में भी मुख्य रूप से मृदा अपरदन की समस्या होती है, मिट्टी को संरक्षण, मिट्टी के जो है वो एक स्थान दूसरे स्थान पर हवा के और जल के द्वारा बह जाने की समस्या होती है। तो सीढ़ीनुमा आकृति में मेड़बंदी करके हम खेती जो है वो इसमें करते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे मोटे अनाजों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है एवं कई सारी प्लांटेशन क्रॉप भी इसमें की जाती है। ठीक है, ये चाय की भी खेती की जाती है, कॉफ़ी की भी उत्पादन भी कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में, असम में बड़े बड़े चाय के जो बागान हैं वो इन पहाड़ी क्षेत्रों पर जो है वो सीढ़ीनुमा खेती के रूप में जो है वो बनाए जाते हैं। तो इस खेती के अंतर्गत मुख्यतः जो है वो, और आप उत्तराखंड में चले जाइए, उत्तराखंड राज्य में हिमालय के जो है वो ये नेपाल में हिमालय की चोटियों में इस प्रकार खेती जो है वो की जाती है। वहाँ पर मुख्यतः जो है वो मोटे अनाजों को उगाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खेती जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है और मिट्टी को संरक्षण करना, पानी को संरक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता है। ठीक है, इसके बाद निर्वहन खेती। ठीक है, निर्वहन खेती, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो निर्वहन का मतलब जैसे होता है ना कि जीवन निर्वाह करना। ठीक है, निर्वहन का मतलब क्या हो गया, जीविका चलाना। ठीक है, निर्वहन का मतलब क्या हो गया, अपने जीवन यापन करना, सरल भाषा में बोले तो जीवन यापन करना। ठीक है, या जीविका को चलाना। तो ऐसी खेती जिसके माध्यम से जीविका को चलाया जाता है, अपनी जो मुख्य आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति की जाती है, ऐसी खेती को हम निर्वहन खेती जो है वो या फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ऐसी खेती करने वाले परिवार की मात्र निर्वाह भर की फसलें उगाने वाली कृषि को जीविका कृषि के नाम से भी जानता है। ठीक है, तो जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए मुख्यतः जो है वो आपको जैसे अनाज की खेती करना, ठीक है, अनाज वाली फसलों को करना, दलहन खेती, तिलहन करती, तो ये सब जो है वो जीवन यापन के लिए जो जीवन में उपभोग करने वाली फसलें हैं उनको मुख्यतः जो है वो उगाया जाता है। तो जीविका के लिए मुख्य रूप से अनाज भी चाहिए। ठीक है, अनाज चाहिए, दलहन चाहिए, तिलहन चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो खेती होती है वो जीविका निर्वाह के लिए, मुख्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए, भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है वो की जाती है। ठीक है, अब इस प्रकार की कृषि में
तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के भोजन की आपूर्ति के लिए खाद्य फसलों की प्रमुखता है। ठीक है, आप तो देखेंगे कि हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में दिन का दिन जो है, जो हमारा कल्टीवेटेड लैंड है, ज़मीनें हैं, वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। कैसे कम होती जा रही हैं कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ का निर्माण हो रहा है, औद्योगिक का धीरे धीरे निर्माण हो रहा है, तमाम प्रकार के औद्योगिक इकाइयाँ जो है बन रही हैं, कंपनियाँ लग रही हैं। ठीक है, और रोड बन रही हैं। ठीक है, रोड से निकल रही हैं, हाईवे निकल रही हैं, और तमाम प्रकार की जो है वो शहरीकरण क्षेत्र बढ़ रहा है। ठीक है, शहरीकरण क्षेत्र बढ़ रहा है, जहाँ से खेती योग्य जो ज़मीनें हैं वहाँ पर कॉलोनियों का निर्माण होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिन प्रतिदिन जो हमारी फसल उगाने योग्य ज़मीनें हैं वो कम होती चली जा रही हैं। और इसके अलावा जो है वो जो हमारी तमाम प्रकार की जो है वो जो हमारे उपयोग वाली ज़मीनें हैं, हमारे लिए खेती करने योग्य ज़मीनें हैं, वो निरंतर कम होती जा रही हैं, और हमारी जनसंख्या जो है वो निरंतर जो है बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे भोजन जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो उनको भोजन देना बहुत बड़ी चुनौती का विषय हो गया है। तो इस तरीके से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक हमको उत्पादन बढ़ाना है। जो भी हमारे पास कल्टीवेटेड लैंड है, ज़मीनें हैं, उसमें हमको अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाना है। ये किस प्रकार से संभव होगा? जब हम उन्नतशील प्रजातियों को बोएंगे, उन्नतशील कृषि तकनीक का प्रयोग करेंगे, हाई टेक्नोलॉजी जो है वो चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो अच्छे जो है वो तकनीक का यूज़ करके अच्छा प्रोडक्शन जो है वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा मुख्य उद्देश्य है कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। ठीक है, ये हमारे लिए तभी संभव है जब हम जो है नई प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएंगे, उन्नतशील प्रजातियाँ, खाद, बीज, दवा का उपयोग करेंगे, तभी हम अधिक से अधिक उत्पादन को जो है वो बढ़ा पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वो जब हम बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन देना निर्वहन खेती का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो हमारी जनसंख्या को क्या चाहिए? हमारी जनसंख्या को खाद्य फसलें चाहिए, दालें चाहिए, तिलहन चाहिए, कपड़ा पहने वस्त्र चाहिए। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता को पूर्ति कर, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता की पूर्ति कौन करेगा? ये हमारा एग्रीकल्चर ही करेगा। तो इसलिए हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, और उसका अच्छा जो है रोल होना चाहिए हमारी जीडीपी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमको कैसे बढ़ाया जाए, ये निर्वहन खेती का मुख्य विषय जो है वो होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र जो है वो, निर्वहन खेती के प्रमुख क्षेत्र चीन, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस आदि हैं। भारत में प्रायः इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो निर्वहन खेती होती है, ठीक है, निर्वहन खेती जो होती है वो कहाँ पर की जाती है? भारत में मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसी खेती जो है वो प्रमुख रूप से की जाती है। अब आगे बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, कार्बनिक खेती। ठीक है, कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये जो है वो जब कार्बनिक खेती की बात आती है तो कार्बनिक खेती इस प्रकार की खेती, ठीक है, कार्बनिक खेती की एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत कीटनाशियों का उपयोग, कवकनाशियों का उपयोग और हर्बिसाइड्स का उपयोग, ठीक है, और फंजीसाइड्स का उपयोग, इंसेक्टिसाइड का उपयोग, केमिकल फर्टिलाइज़र का, रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग, ठीक है, रासायनों का उपयोग बिल्कुल नहीं के बराबर किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर किया जाता है। और इसमें जीवांश खादों का उपयोग, ठीक है, जैसे आपकी कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, नेडिक खाप हो गया, ठीक है, जैविक चीज़ों का उपयोग हो गया, तमाम चीज़ के जो है वो जीवामृत का उपयोग किया जाता है, गाय के मूत्र का उपयोग करता है, यानी जीवांश खादों का इंसेक्टिसाइड के रूप में और चाहे खाद के रूप में, ठीक है, हम जीवांश खादों का उपयोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो इस प्रकार की खेती जो होती है वो कार्बनिक खेती के नाम से जो है वो जानी जाती है, जिसमें रासायनों का उपयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता। ठीक है, किसी प्रकार के ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, किसी प्रकार से हार्मोन्स का, किसी प्रकार के रासायनिक खादों का, किसी प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों का
किसी प्रकार के जो है वो रासायनिक हर्बिसाइड्स का, वीडीसाइड्स का कोई यूज़ फसल में नहीं किया जाता है, केवल जैविक पदार्थों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैविक पदार्थों में क्या आते हैं, जैसे गोबर से बनी हुई खाद, ठीक है, गोबर से बनी हुई खाद, कंपोस्ट हो गया, नेडप हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, या इसके अलावा जो है वो तमाम प्रकार के घास फूस से बनी हुई खादें जो हो गया, ठीक है, गौमूत्र का उपयोग हो गया, जीवांश खाद का, जीवामृत का उपयोग हो गया। इन सभी चीज़ों का उपयोग जो किया जाता है वो कार्बनिक खेती के अंतर्गत, इसको उपयोग करके जब खेती हम करते हैं तो उसे हम कार्बनिक खेती भी कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक खेती एक बहुत ही हमारे लिए सुरक्षित पोषक, हमारे लिए बहुत ही सुरक्षित, ठीक है, भोज्य पदार्थों के उत्पादन की एक प्रणाली है। ठीक है, अगर हमको सेफ जो हमारा भोजन है उसको नॉन पॉल्यूटेड करना है, एक प्रदूषण रहित भोजन का उत्पादन करना है, तो हमें कार्बनिक खेती कार्बनिक खेती को बढ़ावा देना होगा, कार्बनिक खेती को अपनाना होगा। ठीक है, उसी में हमारा फ्यूचर है, क्योंकि रसायनों का जो इतना अंधाधुंध खेती में उपयोग हो रहा है ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायी है। कई सारी भयंकर बीमारियां, ठीक है, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाई बीपी शुगर हो गया, ठीक है, हाइपरटेंशन बीमारी हो गया, कई सारी बीमारियों को ये रसायन जो है वो जन्म दे रहे हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग कम से कम किया जाए और जैविक चीज़ों का उपयोग फसल को उगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, तो ये प्रमुख रूप से कार्बनिक खेती का उद्देश्य रहा है। यानी जो हमारा भोज्य पदार्थ उत्पादित हो, जो हमारा अनाज उत्पादित हो वो बिल्कुल सेफ हो, सब्जियां उत्पादित हों, फल उत्पादित हों, वो हमारे लिए उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, ठीक है, उसमें किसी प्रकार के रसायन ना हो जो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सकें। ठीक है, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, कार्बनिक खेती को बढ़ावा देना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक वर्तमान समय में हो गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में और जानते हैं कि खेती की इस प्रणाली में जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों, कवकनाशकों, शाकनाशकों व वृद्धि नियंत्रकों आदि का प्रयोग नहीं होता, अपितु जीवांश पदार्थ वाले कृषि आगतों का उपयोग हो, उसे कार्बनिक खेती अथवा सुसंगत या प्रिसिशन फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इसे हम और क्या कहते हैं, कार्बनिक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर प्रिसिशन फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो प्रिसिशन फार्मिंग कभी आपसे पूछ लिया जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज न होइएगा, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक रूप ही होता है। ठीक है, इसके बाद कृषि, इसकी संज्ञा प्रदान की जाती है। खेती की इस पद्धति में पारिस्थितिक कृषि भी कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक कृषि क्या होती है, आपका इको फार्मिंग सिस्टम, इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम, पारिस्थितिकी खेती। ठीक है, तो कार्बनिक खेती को पारिस्थितिकी खेती या इकोलॉजिकल फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट पे था कि पारिस्थितिकी खेती के नाम से जाना जाता है। तो एक नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग का भी ये एक रूप जो है वो कहा जा सकता है, जिसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में भी जो है वो जीवांश खादों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे जीवामृत का उपयोग हो गया, गोबर की खाद का उपयोग हो गया, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग हो गया, इसमें रसायन का उपयोग बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक प्राकृतिक खेती, पारिस्थितिक खेती और कार्बनिक खेती लगभग सेम जो है वो मिलते जुलते शब्द जो है वो होते हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में। देश में जीवांश खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को NPOP, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत अक्टूबर 2004 में की गई थी। ठीक है, तो देश में जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत NPOP जो प्रोजेक्ट था, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो जो चलाया गया था, वो कब चलाया गया था, 2004 में चलाया गया था, और इसका प्रमुख उद्देश्य था जैविक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो हम सभी फार्मर्स से ये मेरा जो है वो रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जीवांश खेती को प्रोत्साहित करें। देखिए, घबराने की बात नहीं है, शुरुआत में तो थोड़ा सा उत्पादन कम प्राप्त होता है, लेकिन 3 साल के बाद फिर हमारा जो है वो इंक्रीजमेंट, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, और जो हम रासायनिक कोई अपेक्षा जो है वो जो रासायनिक खाद से हम प्राप्त करते हैं वो हम जैविक खाद से उससे ज़्यादा उत्पादन जो है वो 3 साल के बाद हम प्राप्त करने लगेंगे। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा लॉस होता है फार्मर्स को,
लेकिन जब हमारी पूरी जैविक हो जाती है ज़मीन तो फिर हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है और जो हमारा अनाज फल सब्जियां उत्पादित होगा उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी और उसका जो रेट होगा मार्केट में, जो जैविक खादों से उत्पादित जैविक खेती से जो उत्पादित प्रोड्यूस होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, उसका रेट जो है मार्केट में उसकी वैल्यूज होगी वो ज़्यादा होगी केमिकल प्रोड्यूस की अपेक्षा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, अच्छा उत्पादन मिल सकता है, आप ज़्यादा जैविक खेती को अपनाएं। इसके बाद आगे बात करेंगे ले खेती, ले फार्मिंग। ले फार्मिंग क्या होती है? ले फार्मिंग यानी कृषि फसलों जो वार्षिक जुताई चाहती है कि फसल चक्र में 2 वर्ष से उससे अधिक समय तक चारागाह रखना ले फार्मिंग कहलाता है। तो सीधी सी भाषा में क्या कहेंगे? ले फार्मिंग। ले फार्मिंग को हम चारागाह कृषि भी कह सकते हैं। ठीक है, ले फार्मिंग या फिर चारागाह कृषि। तो ये मुख्य रूप से एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है, जो पशुपालन से संबंधित है। तो ले फार्मिंग के अंदर क्या करते हैं, जो खेती योग्य हमारी भूमि होती है, ठीक है, उसमें हम खेती करते हैं और 2 साल के लिए उसे परती छोड़ देते हैं और इसे चारागाह के उद्देश्य, पशुओं को चराने के उद्देश्य से उसको हम खाली छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार खेती जो होती है ले फार्मिंग कहलाती है, इसे चारागाह खेती भी कहा जाता है। तो मोस्टली जो है वो ऐसा कौन करते हैं, जहाँ पर ज़मीनें अधिक होती हैं, जहाँ पर जो कल्टिवेटेड लैंड है जिसके पास अधिक होता है, और जानवरों को जो पशुपालन करते हैं, जानवरों को चराई के उद्देश्य से इस प्रकार की खेती जो है वो की जाती है। ठीक है, कई सारे जो पहाड़ी के क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, जहाँ पर जनसंख्या कम है, खेती योग्य भूमि ज़्यादा है, वहाँ पर इस प्रकार की खेती जो है वो की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की फार्मिंग को ले फार्मिंग जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं स्थानांतरण कृषि, जिसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरण कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से इसको जानते हैं। तो इसे जो है वो झूमिंग पैड़ा कृषि भी कहा जाता है। किसे क्या कहता है? पहाड़ी क्षेत्रों में से क्या कहते हैं? झूमिंग पैड़ा कृषि के नाम से भी जानते हैं। और यह मानव की आदिम अवस्था की सूचक होती है कृषि है। ठीक है, मानव की आदिम अवस्था का मतलब क्या है कि जो हमारे आदि मानव थे, ठीक है, जो हमारे आदि मानव थे, आदि मानव इस प्रकार की खेती जो है वो करते थे। जब खेती का ज्ञान नहीं था, जब बहुत सारे वर्षों पहले जो है वो, जब शुरुआत में हमें खेती का ज्ञान नहीं था, उस समय जो है वो जब धीरे धीरे खेती का ज्ञान का स्टार्ट हुआ, खेती करना हम सीखे, तब इस प्रकार की खेती जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, हमारे आदि मानव जो थे वो इस प्रकार की खेती जो है वो करते थे, जिसे हम क्या कहते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण। ठीक है, तो उस समय हम क्या करते थे कि जंगलों को काट करके, ठीक है, तो जो हमारे मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो जंगल होते थे, पेड़ पौधे होते थे, झाड़ियाँ होती थी, उसको काट करके जला देते थे और जला करके उसको साफ़ सुथरा करके वहाँ पर हम खेती करते थे। ठीक है, हमारे पास जो है ना कोई ऐसा औजार था, तो हम हड्डियों के बने हुए जो हमारे नुकीले औजार थे उनसे खेत की जुताई करते थे और उसमें हम अनाजों को छिटक करके उगाते थे। तो फिर हम क्या करते थे, वहाँ पर खेती करते थे और कुछ दिन बाद क्या होता था कि जब उसकी जो उपजाऊ क्षमता है ज़मीन की, जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती थी, तो फिर वहाँ पर अनाज का उत्पादन इतना अच्छा नहीं होता था। फिर हम नेक्स्ट दूसरे स्थान पर जा करके जंगलों को काट करके जला करके और वहाँ पर भी हम खेती करने लगते थे। फिर वहाँ पर जो है जब ज़मीन की उर्वरता कम हो जाती थी, तो फिर अगले स्थान पे हम मूवमेंट करके जंगलों को साफ करके जलाकर खेती करने लगते थे। तो हम इस प्रकार से स्थानांतरित जो है वो खेती करते थे, जिसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरित खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका एक नाम और है झूम फार्मिंग। ठीक है, झूम खेती। ठीक है, झूम खेती या झूम फार्मिंग के नाम से इसे हम जानते हैं। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। इसमें सबसे पहले वन के किसी खंड को साफ करके वृक्षों तथा झाड़ियों को जला दिया जाता है। ठीक है, तो किसी वन के खंड को, पेड़ पौधों के खंड को जो है वृक्षों झाड़ियों को जला दिया जाता है,
काट करके जला दिया जाता है और इसके बाद कुछ वर्षों तक इस स्थान पर कृषि की जाती है। और कुछ वर्षों तक यानी जब तक इसकी उर्वरक क्षमता बनी रहती है, प्रोडक्टिविटी बनी रहती है, मृदा की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है, तब तक हम इस पर खेती करते हैं। और जब उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट स्थान पर जो है वो शिफ्ट करके वहाँ पर खेती जो है वो करने लगते हैं। ठीक है, यानी एक स्थान दूसरे स्थान पे हमारे आदि मानव जो है वो खेती जो है वो करते रहते थे, जंगलों को साफ करके। ठीक है, अब आगे बात करेंगे इसके बारे में। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर किसी दूसरी जगह पर क्रिया की जाती थी। इसीलिए इसे काटना, जलाना और बुश फेलो कृषि भी कहा जाता है। इसे काटना, जलाना और बुश फेलो एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका एक नाम है बुश फेलो एग्रीकल्चर या झूम फार्मिंग के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? झूम फार्मिंग। ठीक है, झूम फार्मिंग या झूम खेती के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और यह जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों मुख्यतः नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में यह कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। तो ये कृषि जो है वो प्रमुख रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। आज भी भारत में जैसे मुख्यतः नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम के जो है वो कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, उनका हमारे मुख्य क्षेत्र से, मुख्य देश के चैनल से थोड़ा सा कनेक्टिविटी हटके है, वहाँ पर इस प्रकार की खेती जो है वो आज भी जो है वो की जा रही है। ठीक है, तो इसे हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद स्थानबद्ध प्लेसमेंट एग्रीकल्चर। ठीक है, स्थानबद्ध कृषि या प्लेसमेंट एग्रीकल्चर, तो ये किस प्रकार खेती होती है? यह कृषि स्थानांतरणशील कृषि के एकदम विपरीत होती है। तो ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसके बिल्कुल विपरीत होती है। इसे प्लेसमेंट फार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसमें किसी भी स्थान पर दिमागी रूप निवास करने वाले किसान एवं उसके परिवार द्वारा मिलजुल कर कृषि का कार्य किया जाता है। तो ये जो है वो बिल्कुल किसी स्थान पर जहाँ पर किसान का निवास स्थान होता है वहाँ पर उसका खेत होता है, परमानेंट होता है, और वहाँ पर जो सारे किसान हैं वो आपस में मिलजुल करके खेती जो है वो करते हैं। ठीक है, जैसे कृषि में तमाम प्रकार के कार्य होते हैं, श्रम कार्य होते हैं, तो आपस में एक दूसरे से श्रम के कार्य को आपस में सहयोगात्मक भाव से एक दूसरे में बांट करके जो है वो खेती का कार्य जो है वो कर लेते हैं। और विश्व में इस प्रकार की कृषि सर्वाधिक प्रथा है। इसको हेर फेर बोया जाता है और सुरक्षित रह सके। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें क्या होता है कि फसलों को हेर फेर कर बोते हैं। ठीक है, फसलों को हेर फेर कर बोते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार फसलों को उगाया जाता है और फार्मर से आपस में कोऑपरेशन होता है। और श्रम कार्य जो होते हैं, पूंजी कार्य जो होते हैं, श्रम और पूंजी में आपस में बांट करके, श्रम को और पूंजी को बांट करके और आपस में इस प्रकार खेती जो है वो की जाती है। ठीक है, जिसे हम स्थानबद्ध कृषि या प्लेसमेंट फार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद व्यापारिक रोपण कृषि या कमर्शियल प्लांटेशन एग्रीकल्चर, या इसे हम कमर्शियल फार्मिंग के नाम से जानते हैं। कमर्शियल फार्मिंग या व्यापारिक कृषि। ठीक है, तो खेती की ऐसी पद्धति जिसमें हम व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक पर्पस से, कॉमर्शियल पर्पस से फसलों को उगाते हैं, उसे हम व्यापारिक कृषि या कॉमर्शियल फार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो जो व्यापारिक, जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण फसलें होती हैं उसको हम इसमें उगाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण फसलें हैं जैसे आपका आलू हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है, आलू, गन्ना, नारियल, कोको, रबर, चाय, पर्सन, हैम, कपास, अनानास, केला, गन्ना आदि जो है फसलें जो है वो लेते हैं। तो ऐसी फसलें इस प्रकार की पूर्णतः व्यापक उद्देश्य की जाने वाली कृषि है जिसमें नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो नकदी फसलें या कैश क्रॉप किसे कहते हैं? कभी आपसे पूछा जाए कि नकदी फसलें या कैश क्रॉप किसे कहते हैं, तो नकदी फसलें या कैश क्रॉप ऐसी फसलें होती हैं जिनको बेचने के तुरंत, उत्पादन के तुरंत बाद बिक जाती हैं। ठीक है, तुरंत उत्पादन के बाद तुरंत बिक जाती हैं और तुरंत जो है वो जल्दी से किसान को लाभ या मुद्रा प्राप्त हो जाती है।
उसे जो है कैश क्रॉप के नाम से या नगदी फसल के नाम से जानते हैं। ऐसी फसलें जिसको उत्पादन के तुरंत बाद बिक्री करने से कैश या मुद्रा की प्राप्त हो जाती है, उसे हम कैश क्रॉप या नगदी फसलों के नाम से जानते हैं। ऐसी फसलें किसानों को आर्थिक दृष्टिकोण से तुरंत लाभ पहुंचाने वाली होती हैं। ये फसलें प्रमुख रूप से केला हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, नारियल होगा, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, चाय हो गया, रबर हो गया, ये सारी फसलें प्रमुख रूप से आती हैं जो नीचे जो है वो दी गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो फसलों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है उसे हम कैश क्रॉप या कमर्शियल फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। इस प्रकार की कृषि का विस्तार कहाँ है? एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तक सीमित है। ठीक है, तो कई सारे जो है वो देशों में, कई सारे जो है वो द्वीप में इसकी खेती प्रमुख रूप से की जाती है। इसके बाद ट्रक फार्मिंग, ठीक है, ट्रक फार्मिंग, तो ट्रक फार्मिंग का नाम लेते ही ट्रक की आ जाती है। ट्रक, ठीक है, जो ट्रक होती है, ट्रक तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, बड़ा वाला ट्रक जिससे सामान को एक दूसरे स्थान से ले जाते हैं। ठीक है, अनाज को, सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया, एक राज्य से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, तो ट्रक फार्मिंग का क्या होता है ये बताना चाहूँगा मैं। तो ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत ऐसी खेती होती है जिसको बिक्री के लिए, विपणन के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रक के माध्यम से ले जाया जाता है, उसे हम ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे आपका सब्जियां हो गई, ठीक है, सब्जियां हो गई, फल हो गए और सब फूल हो गए, सब्जियां, फल, फूल, इसको प्रमुख रूप से जो उगाया जाता है मार्केटिंग के पर्पज़ से, एक राज्य से दूसरे राज्य पे ले जाने के पर्पज़ से और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो उसे हम ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह भी व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों, फूलों, फलों की कृषि है जिसे परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग किया जाता है और उसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। तो ऐसी यह भी एक व्यापारिक दृष्टिकोण से कॉमर्शियल पर्पज से क्रॉप प्रोडक्शन की एक तकनीकी है, एक फार्मिंग सिस्टम है जिसमें जो है वो फूलों, सब्जियों, फलों को प्रमुख रूप से उगाया जाता है और उन्हें ट्रक के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश जो है वो ले जाया जाता है, उसे हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। इसमें ट्रकों का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है एक दूसरे से एक स्थान दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए, क्योंकि सब्जियां, फल, फूल वो क्या होते हैं, कच्चा, ठीक है, रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे पदार्थ हो जाते हैं। अगर उनको सही रूप से परिवहन समय से नहीं किया गया तो वो नष्ट हो सकते हैं, तो उनको बिक्री करने के लिए ट्रकों से एक दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिसे हम ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये खेती प्रमुख रूप से विकसित देशों में अधिक प्रचलित है। ठीक है, कई सारे विकसित देशों में अधिक प्रमुख रूप से प्रचलित है। ठीक है, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, वहाँ पर प्रमुख रूप से प्रचलित है। इंडिया में भी कई स्थानों पर इस प्रकार खेती जो है वो की जाती है। इस प्रकार कृषि का विकास विश्व के औद्योगिक क्षेत्रों में सीमावर्ती भागों में हुआ है। तो कई सारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ औद्योगिक इकाइयाँ हैं, औद्योगिक जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार खेती जो है वो प्रमुख रूप से की जाती है। इसके बाद डेयरी फार्मिंग, ठीक है, तो डेयरी फार्मिंग का आप नाम सुनते ही जान जाते हैं। डेयरी फार्मिंग यानी पशुपालन। ठीक है, डेयरी फार्मिंग, डेयरी एक व्यवसाय है जिसको प्रमुख रूप से दुग्ध व्यवसाय के नाम से जानते हैं और ये कैसे किया जाता है, पशुपालन से किया जाता है। तो डेयरी फार्मिंग में पशुपालन आता है, पशुओं से दूध प्राप्त होता है और दूध का जो है वो विपणन करना, दूध से जो है वो दूध को बिक्री करना, दूध का हैंडलिंग करना, दूध के कई सारे प्रोडक्ट बनाए और डेयरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो डेयरी फार्मिंग में मुख्य रूप से गौ पालन किया जाता है, गायों का पालन। ठीक है, तो गायों को बेस्ट माना जाता है डेयरी पर्पज से, तो मुख्य रूप से गाय का उत्पादन, गाय की खेती, गाय को पाला जाता है और उनसे दूध का उत्पादन जो है वो किया जाता है। इस प्रकार की विशिष्ट कृषि है जिसमें दूध देने वाले पशुओं प्रजनन, उनके पालन का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें विशेष रूप से गायें पाली जाती हैं, दूध एवं दुग्ध पदार्थों का व्यापारिक दृष्टि उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार की एक प्रकार की विशिष्ट कृषि होती है जिसे हम डेयरी फार्मिंग के नाम से जानते हैं और इसमें प्रमुख रूप से दूध देने वाली पशुओं को विशेष ध्यान दिया जाता है, उनके खाने पीने का प्रबंध किया जाता है, उनके प्रजनन का प्रबंध किया जाता है
उनका देख रेख अच्छे से की जाती है, जिनसे उनसे अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो लिया जा सके। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से दूध का उत्पादन किया जाता है और यूरोप के अनेक देशों में जैसे ब्रिटेन, आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड, फ्रांस आदि में इस प्रकार खेती अधिक होती है। ठीक है, कई सारे विकसित देशों में जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, इसमें प्रमुख रूप से ये डेयरी फार्मिंग जो है वो साथ प्रचलित है। इंडिया में भी, भारत में भी काफ़ी लार्ज अमाउंट में डेयरी फार्मिंग जो है वो की जाती है। इसमें पशुओं को पाला जाता है, उनके चारे का प्रबंध, उनके प्रजनन का प्रबंध, उनकी देखरेख का प्रबंध जो है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद विटिकल्चर, क्योंकि कुछ शॉर्ट है तो शॉर्ट के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। विटिकल्चर एक शब्द है, विटिकल्चर। तो अभी फार्मिंग था, कुछ बीच में चीज़ें आ गई तो मैं उसके बारे में जो है वो डिस्कशन कर देता हूँ। ये कई सारे एग्जाम्स में अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो विटिकल्चर क्या होता है? विटिकल्चर, विटिकल्चर, ठीक है, विटिकल्चर में क्या होता है कि व्यापारिक स्तर पर किसका, अंगूर उत्पादन की कृषि को विटिकल्चर कहते हैं। ठीक है, विटिकल्चर किसे कहते हैं? विटिकल्चर के अंतर्गत व्यापारिक दृष्टिकोण से, कमर्शियल पर्पज से जब हम अंगूर की खेती करते हैं तो उसे क्या कहता है? विटिकल्चर। या विटिकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से है। किससे है? अंगूर की खेती, अंगूर का उत्पादन करना क्या कहलाता है? विटिकल्चर कहलाता है। इसके बाद पिसिकल्चर, पिसिकल्चर में किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं? इसे हम जल कृषि या एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं। इसमें मछली पालन का व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली कृषि। तो पिसिकल्चर का संबंध किससे है? मछली पालन, मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, विटिकल्चर अंगूर की खेती, पिसिकल्चर मछली उत्पादन। इसके बाद हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों और पुष्पों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जब व्यापारिक दृष्टिकोण से फलों, सब्जियों, ठीक है, और पुष्पों का उत्पादन करते हैं तो उसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। इसी कई शाखाएं होती हैं जो मैं डिटेल से आपसे आगे डिस्कस करूंगा। इसके बाद ऑर्बेरिकल्चर, ऑर्बेरिकल्चर क्या होता है? इसमें विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों, ठीक है, वृक्षों और झाड़ियों को कृषि में उनका संरक्षण एवं संवर्धन भी शामिल है। तो आर्बोरिकल्चर का मतलब क्या होता है? जब वृक्षों और झाड़ियों की प्रमुख रूप से उगाया जाता है एग्रीकल्चर में, उनको उपयोग के दृष्टिकोण से, तो उसको हम आर्बोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। इसकी आर्बोरिकल्चर किस संबंध है? वृक्षों और झाड़ियों को कृषि में उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना, उगाना, उसे हम आर्बोरिकल्चर जो है वो कहते हैं। इसके बाद सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर क्या होता है? वनों, ठीक है, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधित है। तो सिल्वीकल्चर के अंदर क्या होता है? वनों के संबंध, वनों का संवर्धन करना, वनों का संरक्षण करना, वन वाले पेड़ पौधों को उगाना, वो क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर जो है वो कहलाता है। तो वनों का संरक्षण, वनों का उत्पादन, वनों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है। बिल्कुल याद रखिएगा, अक्सर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद नमोरिकल्चर, नमोरिकल्चर क्या होता है? यह आदिम व्यवस्था की कृषि है जिसमें मनुष्य द्वारा जंगलों में फल, जड़ी बूटी आदि को संग्रह किया जाता है। तो नमोरिकल्चर क्या होता है कि मुख्य रूप से जड़ी बूटियों खेती संबंधित है। ठीक है, जड़ी बूटी की खेती, मेडिसिनल प्लांट की जब हम जंगलों में खेती करते हैं तो उसे हम जड़ी बूटी खेती या फिर नमोरिकल्चर के नाम से जो है वो जानते हैं। ओलेरिकल्चर क्या होता है? ओलेरिकल्चर का संबंध किससे है? सब्जी उत्पादन संबंधित है। ठीक है, सब्जियों के उत्पादन संबंधित है। व्यापारिक दृष्टिकोण से जब हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो उसे हम ओलेरिकल्चर कहते हैं। इसका एक नाम और है वेजिटेबल साइंस। ठीक है, वेजिटाइल साइंस या वेजिटेबल प्रोडक्शन या फिर ओलेरिकल्चर, ये तीनों सब्जियों के उत्पादन से संबंधित हैं। बिल्कुल अच्छे से याद आप रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद मेरिकल्चर, मेरिकल्चर संबंध किससे है? व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति है समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। ठीक है, मेरिकल्चर का संबंध किससे है? समुद्री जीवों के उत्पादन क्रिया। जो तमाम प्रकार के समुद्री जीव होते हैं उनके उत्पादन की जो क्रिया होती है उसे मेरिकल्चर के कहते हैं। ठीक है, समुद्री जो जीव होते हैं, सीप, शंख, ये कई प्रकार के हमारे लिए उपयोगी होते हैं। मोतियों का उत्पादन किया जाता है। समुद्री जीवों की खेती जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है? मेरिकल्चर के अंतर्गत आती है। बिल्कुल याद रखेंगे। अश्व पालन किसे कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या आता है कि
घोड़ों एवं खच्चरों का उत्पादन, ठीक है, घोड़े एवं खच्चरों का उत्पादन जो किया जाता है व्यापारिक स्तर पर, उन्हें जो कृषि में उपयोग करने के लिए किया जाता है उसे हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो घोड़े का उत्पादन आजकल कृषि में तो कम हो रहा है, लेकिन इसके अलावा किसी यातायात के लिए सवारियों के लिए और कई प्रकार के फंक्शंस में, ठीक है, घोड़ों का प्रयोग हो रहा है। तो घोड़े का उत्पादन किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। इसके बाद स्टॉक फार्मिंग, स्टॉक फार्मिंग जो है क्या है? पशु प्रजनन फार्मिंग को स्टॉक फार्मिंग की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। जब हम पशुओं का उत्पादन मुख्य रूप से मेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे सांड हो गए, भैंसा हो गए, तो जो मेल होते हैं उनको हम ब्रीडिंग के उद्देश्य से, ठीक है, सीमेन कलेक्शन के उद्देश्य से, ब्रीडिंग के उद्देश्य से जब हम मेल जो है वो पशुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी उन्नतशील प्रजातियों को हम विकसित करते हैं, जिससे हम उन्नतशील प्रजातियों को विकास उत्पादन कर सकें, गाय भैंस की उन्नतशील नस्लों का हम उत्पादन कर सकें। इस पर्पस से जो है वो ब्रीडिंग पर्पस से जो है हम जब मेल एनिमल्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक फार्मिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रमुख फार्मिंग सिस्टम थे जिसके बारे में मैं डिस्कस किया। अन्य कई सारे फार्मिंग सिस्टम अभी बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कशन जो है वो करूँगा। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को अच्छे से आप याद रखेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, और किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि अन्य जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमारी क्लास को जो है वो देख सकें, उसका लाभ कमा सकें। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।